This program is sponsored by मुल्तानी कुका कफ सिरप, सर्दी और खांसी से दे तुरंत आराम। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। HNN न्यूज पर आज हम करेंगे एक महाबहस, क्योंकि वंदे मातरम को लेकर जिस तरह से संसद में आज कार्यवाही के दौरान सभी नेताओं ने जो अपनी बातें कही हैं, इसी पर आज करेंगे चर्चा। क्योंकि जहां देश की संसद में गूंज रहा है एक शब्द वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत। जी हां, इस राष्ट्रीय गीत को लेकर आखिर बवाल क्यों मचा हुआ है, सवाल ये भी आज करेंगे अपने खास मेहमानों के बीच कि राष्ट्रीय गीत से तकलीफ किसे हो रही है और क्यों हो रही है। क्योंकि जब आज देश की संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो वंदे मातरम को लेकर जो 10 घंटे चर्चा होनी है, ये चर्चा चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गीत की संस्कृति परंपरा को बताया, साथ ही साथ कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने आपातकाल का भी जिक्र किया और ये भी बताया कि किस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि मुस्लिम लीग के सामने झुक गए। तो जब बात कांग्रेस की आई तो विपक्ष कैसे चुप बैठ सकता था। कांग्रेस की तरफ से सांसद गौरव गोगोई खड़े हुए सदन में, उन्होंने राष्ट्रीय गीत का जिक्र किया और बीजेपी पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कह दिया कि राष्ट्रीय गीत गाना जरूरी से ज्यादा बेहतर इसे निभाना है। अब ऐसे में तमाम नेताओं की एक एक करके हम आपको बयान भी सुनवाएंगे और समझाएंगे भी कि आखिर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, बंगाल के विभाजन का जिक्र हुआ, बंगाल से इस राष्ट्रीय गीत की उत्पत्ति हुई है। बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं और क्यों उससे पहले वंदे मातरम पर संसद में गूंज सुनाई दे रही है। तो आज देश की संसद में गूंज रहा है वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत, और इस वंदे मातरम पर देश के लोगों को फक्र होना चाहिए। लेकिन इसी देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो वंदे मातरम पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। वंदे मातरम को लेकर आज जब सदन की कार्यवाही हुई तो सदन की कार्यवाही में पीएम नरेंद्र मोदी खड़े हुए, उन्होंने वंदे मातरम को लेकर कई बड़ी बातें बोली। इसके साथ ही साथ वंदे मातरम की 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में चर्चा हुई। लेकिन ये गूंज सिर्फ राष्ट्रगीत की थी या राजनीति की, क्योंकि आज लोकसभा में वंदे मातरम पर ऐसी चर्चा हुई जिसकी तपिश पूरे देश में महसूस की जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सदन में कहा कि वंदे मातरम ने उस विचार को पुनर्जीवित किया जो हजारों वर्ष के भारत की रग रग में बसा हुआ है, रचा हुआ है। और इसके साथ ही साथ मुस्लिम लीग को लेकर उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया था। मुस्लिम लीग की बेबुनियादी बातों का कड़ा और मुंहतोड़ जवाब देने के बजाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम की जांच शुरू कर दी। अब जब पीएम नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी बातें की तो पीएम के आरोप के बाद कांग्रेस कहां चुप बैठने वाली थी। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई खड़े हुए और उन्होंने सरकार से तीखे सवाल पूछ लिए। सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, भावनाओं को भड़का रही है, ये कांग्रेस सांसद की तरफ से कहा गया। तो उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तंज कस दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इनकी बातों से लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गीत है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि आपका मकसद है इसी अतीत में मंडराते रहना, जो हो चुका है, जो बीत चुका है, ये सरकार वर्तमान भविष्य की ओर देखना नहीं चाहती है। तो आज डिबेट की करेंगे हम शुरुआत, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जब सदन की कार्रवाई आज शुरू हुई, पीएम नरेंद्र मोदी ने सदन में वंदे मातरम को लेकर क्या कुछ कहा है वो सुनवाएंगे आपको। विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी
उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। आज भी कांग्रेस और उसके साथी और जिन जिन के नाम साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है, सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई? आज उनके पूरे भाषण को मैंने बहुत गौर रूप से सुना और उनके पूरे 1 घंटे के भाषण का 2 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य यह था कि उनके बातों को सुनकर ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज खुद ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज ने ब्रिटिश के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। तो ये जो इतिहास को दोबारा लिखने की, रिवाइज करने की जो मंशा आज प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में मुझे सुनाई दी। सर, मैं आपके साथ तो मैं तर्क वितर्क करने आया नहीं हूं। और दूसरा जो उद्देश्य था, सभापति महोदय इनको देख लीजिए और फिर बैठ जाओ। सभापति महोदय, राजभर जी आप बैठिए, आपके नेता सभापति महोदय, वंदे मातरम का भाव ये भी था कि कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, और कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों ने कम्युनल पॉलिटिक्स को अंत किया है वहां पर जहां से कभी इन्होंने शुरू की थी। और सभापति महोदय, वंदे मातरम एक भाव के रूप में हमारे अंदर बसा है। आज उनके पूरे भाषण को मैंने बहुत गौर रूप से सुना। तो सभी के रिएक्शन आपने सुने और आज हम चर्चा करेंगे वंदे मातरम से तकलीफ किसको हो रही है। क्या वंदे मातरम को लेकर बंगाल को साधने की कोशिश हो रही है? क्योंकि बंगाल की ताकत, वंदे मातरम की ताकत का जिक्र किया गया, तो बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं, तो क्या बंगाल की एकता पर यहां सवाल उठ रहे हैं? कई खास मेहमान इस वक्त पैनल में हमारे साथ जुड़ गए हैं। जल्दी से इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू। अश्विनी शाही इस वक्त बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं, सर स्वागत है आपका। निधि पांडे प्रवक्ता कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ है, आपका भी स्वागत। सुमित मेहरोत्रा प्रवक्ता टीएमसी से इस वक्त हमारे साथ है। आरपी राजन नेता समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। राहुल तालाना राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सभी लोगों का स्वागत करती हूं मैं एचएनएन न्यूज पर। और सबसे पहले अश्विनी शाही जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी। वंदे मातरम को लेकर आज सदन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें की, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपके नेता, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस उसके आगे झुक गई और जिन्ना की बातों पर नेहरू झुक गए, तो यहां आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपके नेता तो जिन्ना की कब्र पर जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, मत्था टेकते हैं, तो झुका कौन?
तीन पीढ़ियां बाबर की कब्र पे जाती हैं, उनको नहीं पता है कि बाबर की कब्र पर फातिया पढ़ने तीन पीढ़ियां गई थी। आम आदमी पार्टी के जिस नेता का भी बयान है, उनको बताइए कि उन्हीं के सहयोगी हैं, बाबर के यहाँ भी गए थे और जिन्ना की कब्र पर गए थे आडवाणी जी, उसके बाद आकर इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। ये भी होना चाहिए ना। अब बाबर वाले तो आज घूम रहे हैं 53 साल के युवा बन के, 56 साल के युवा बन के। तो इन लोगों को थोड़ा सा वंदे मातरम से इनको क्या कितना परहेज है, तुष्टीकरण में है, इस पर बात करें तो ज्यादा बढ़िया है। आम आदमी पार्टी अभी कुछ दिन जुम्मा कुछ दिन पहले बनी, उसका हमको लग रहा 17वां स्थान भी हो गया है अब धीरे धीरे। तो आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस जो पुरानी पार्टी है जिसने कहती है कि हम आजादी की लड़ाई लड़े, भले ही वो 69 में इंदिरा जी को निकाल दिया गया था उस कांग्रेस से, जो कांग्रेस लड़ती थी आजादी की लड़ाई, लेकिन गांधी परिवार अपने आप को मानता है। नाखून कटा के ये लोग क्रांतिकारी बनने की बात करते हैं, किसी को भी एक जीवन की सजा नहीं हुई गांधी परिवार से, तो ये लोग कहते हैं कि ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। हाँ, इन्होंने किया क्या? वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगान का विरोध किया गया, और वो विरोध क्यों किया गया? सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। 1905 से 1947 तक इसका ये होता रहा कि इसको राष्ट्रगीत बना दिया जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने समिति बना दी। लाल बाल पाल और टैगोर जी जैसे लोग इसके मुखर समर्थक थे, लेकिन नहीं, कांग्रेस ने कहा माना, उसका विभाजन किया, देश का विभाजन किया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में इस वक्तव्य को बोला, लेकिन कांग्रेस के सामने तुष्टीकरण की राजनीति इस तरीके से हावी थी आजादी के पहले से और आज तक हावी है। और उसके समर्थक किस तरीके से, माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा? अखिलेश यादव जी का एक पुराना बयान मुझे याद आ रहा है, बरेली में वो भाषण दे रहे थे, अचानक वंदे मातरम पर योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया कि हम स्कूलों में अनिवार्य करेंगे, हर जगह अनिवार्य करेंगे। तो अखिलेश जी का बयान आता है कि भाई जब कुर्सी खतरे में पड़ती है इनकी तो ये सांप्रदायिक होते जाते हैं, यानी कि वंदे मातरम सांप्रदायिक है। और आज क्या बोला उन्होंने कि दरारवादी विघटन कराना चाहते हैं, विभाजन कराना चाहते हैं। सबको मिलाकर देखिए कितना विरोध भरा है इन लोगों के अंदर, तुष्टीकरण की राजनीति भरी है इनके अंदर। इनके अंदर देशभक्ति नहीं है। वंदे मातरम गर्व से गाया जाता है, आजादी के मतवाले, हाँ। चाहे वो अशफाकुल्ला खान हो, वीर अब्दुल हमीद हो। में इस वक्त प्रवक्ता हमारे साथ टीएमसी के नजर आ रहे हैं सुमित जी, वंदे मातरम कहने में कोई दिक्कत? आपने बीच में रोक दिया सर। मैं और भी गेस्ट है, मैं आगे भी सुनूंगी आपको। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, बातें खत्म हो जाती है, फ्लो टूट जाता है। हाँ ठीक है, कीजिए, बोलिए सर। अब तो फ्लो टूट गया, बुलवाइए। सर इतनी आसानी से फ्लो टूट जाएगा? अब अंतिम लाइन सुन लीजिए जो मैं कहना चाह रहा था कि आजादी के मतवाले जो जिंदाबाद वंदे मातरम कहते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए, उसमें अशफाकुल्ला खान भी थे, वीर अब्दुल हमीद शहीद हो गए वंदे मातरम कहते हुए। लेकिन आज देश के मुसलमानों को क्यों आपत्ति है भाई वंदे मातरम कहने में? और उनके पीछे ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और विरोधी दल के लोग क्यों खड़े हैं? इनको क्या कष्ट है? लाल किले की प्राचीर से बोलने वाले वो प्रधानमंत्री देश के, मुसलमानों का हक है। ये तुष्टीकरण के राजनीति में आकंठ तक डूबे हुए हैं, इसलिए वंदे मातरम का आज विरोध हो रहा है। जी ठीक है सुमित जी, वंदे मातरम कहने में कोई दिक्कत है आपको? नहीं तो जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना हिंदुस्तान के हिंदुवासियों को दिक्कत है। हाँ। पर कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि अब 2026 का चुनाव है बंगाल में, तो नए नए मुद्दे निकल करके आएंगे। वो कहेंगे कि साहब इन लोगों ने बहुत बड़ा विरोध करा, हिंदू शब्द से बड़ा विरोध है, इन लोगों को मंदिर से विरोध है। ये नए नए शब्द लेकर के आएंगे और मीडिया भी इस चीजों को लेकर के उछालेगी कि साहब विपक्ष को बहुत दिक्कत है, विपक्ष को बहुत दिक्कत है। दिक्कत हम लोगों को नहीं, दिक्कत जिन्हें है वो स्वयं में खुद उछल रहे हैं। आज आप देखते हैं कई मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें छुपाया जा रहा है। अभी दिल्ली में जिस तरीके से एक मंदिर को तोड़ा गया, कई साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया, वो किसने तोड़ा? सबको जाहिर मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर कौन किसकी सरकार है, कहना नहीं चाहिए। वहां पे लोगों ने विरोध करा, उसके बावजूद आरएसएस का कार्यालय पीछे था, उसे पार्किंग चाहिए थी, इसलिए उस मंदिर को हटा दिया गया। क्योंकि अब आरएसएस की चीजें चलेंगी, उन्हें जो चीज अच्छी लगेगी उसे हटा दिया जाएगा, चाहे वो मंदिर आए, चाहे शिव जी की मूर्ति आए, चाहे मूर्तियों को चेन से बांध करके जिस तरीके से क्रेन से उठाया गया है। बड़े शर्म की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में जो भगवानों को क्रेन से, चेन से बांध कर जो उठाया जा रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो अधिकारी जिन लोगों ने क्रेन से बांध कर, अरे भाई हमारे भगवान हैं,
हम लोग पूजा करते हैं, पर आज देश में देखा जा रहा है कि पूजा करने वाले जो जिन्हें हम लोग पूजते हैं उनको उठा करके क्रेन से उठा करके फेंक दिया जा रहा है। बड़े शर्म की बात है। डूब मरना चाहिए ऐसी राजनीति के ऊपर, केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, बड़े शर्म की बात है। विकास के ऊपर बात करें, रोजगार के ऊपर बात करें। और एक चीज और देखने को मिली है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर इंडिगो फ्लाइट को लेकर के तहलका मचा हुआ है, लोग हाहाकार मचा हुआ है। ठीक है सर, सारी बात करिएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल वाला मैटर भी जरूर उठाइएगा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबर की नींव पड़ चुकी है, बाबरी मस्जिद की नींव पड़ चुकी है, वो भी मैटर रखिएगा। नीतू जी उसके ऊपर विरोध हो रहा है, स्वयं मुस्लिम समुदाय विरोध कर रहे हैं कि बाबर के नाम से मस्जिद। सर मैंने तो देखा कि ईंट पत्थर लेकर नींव डालने की जगह पर पहुंच रहे हैं। हमारे पास भी नीतू जी अगर आप कहें तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं, व्हाट्सएप नंबर दीजिए। हमारे पास भी वो फोटोज है जिसमें लोग हिंदू कलावा बांधे हुए लड़के जा रहे हैं, ईंट पत्थर लिए हुए। तो वो किसके द्वारा भेजे हुए लोग हैं? वहां पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संयोजित प्रोग्राम चल रहा है ये। चलिए ठीक है, आज हम बात करते हैं वंदे मातरम पर। आपने अच्छी बात कही, वंदे मातरम से आपको दिक्कत नहीं है। अगला सवाल मैं जरूर आपके सामने रखूंगी। हाँ मैं रखूंगी। राहुल जी के पास आते हैं। राहुल जी, क्या लग रहा है, वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए, सदन में आज जब कार्यवाही शुरू हुई इस पर अभी चर्चा चल रही है, तमाम पक्ष और विपक्ष के नेता जो है बारी बारी से अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है, बंगाल की ताकत से निकला ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और यहाँ पर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जा रहा है कि चुनाव होने वाले हैं अगले साल बंगाल में, इसीलिए वंदे मातरम को काफी ज्यादा दिखाने की कोशिश हो रही है। देखिए, मुझे लगता है कि जब 150वीं वर्षगांठ हो किसी राष्ट्रगीत की, हमारे राष्ट्रगीत की, तो फिर ये सवाल नहीं उठने चाहिए। क्योंकि जब 150, ये तो नहीं हो सकता है ना कि 150वीं वर्षगांठ हम ना मनाएं और उसकी बात ही ना करें, वंदे मातरम की, ना बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें हम। तो इन चीजों का ये चुनाव से जोड़ देना, मुझे लगता है कि ये सरासर उन लोगों का अपमान है जिन्होंने इस देश की आजादी में और जो उस राष्ट्रगीत ने जो भूमिका, महती भूमिका निभाई है, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। और मेरा सवाल ये भी है कि भाई, जो जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस का इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, नेहरू जी ने क्या किया इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। देखिए, इतिहास है और इतिहास से बचा नहीं जा सकता है। आपने वंदे मातरम को छोटा किया, आपने उस पे उंगली उठाई, आपने कटाई छटाई की इसकी वजह से कि मुस्लिम आपके साथ रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी भारत बटा। आपने एक तरफ बहुत सारे समझौते किए, लेकिन जो बंटवारा था उसको आप नहीं रोक पाए, और बंटवारा ऐसा हुआ कि इतना भयानक बंटवारा था वो दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुआ है। इतने लोग मारे गए उसमें दंगे फसाद में, तो उसकी भी जिम्मेदारी किसी को लेनी होगी। और जब बंटवारा हुआ तो मुझे लगता है नीति जी, जब बंटवारा हो गया तो जो मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाना चाहते थे वो बांग्लादेश और पाकिस्तान चले गए, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान चले गए। लेकिन जो यहाँ रह गए उनको ये तो पता होना चाहिए। इस सवाल को भी रखूंगी मैं, लेकिन उससे पहले वाकई जिस तरह से आप कह रही हैं निधि जी, आपने राहुल जी को भी सुना, लेकिन यहाँ प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आप लोग पास्ट में मंडराने की बजाय वर्तमान में, भविष्य में ध्यान देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और यहाँ पर अश्विनी जी भी बैठे हैं जो कह रहे हैं कि आप लोगों ने सीधे सीधे मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम का अपमान किया है। अभी जो देश में जो हालात है, इंडिगो फ्लाइट की हालात आपने देखी? नहीं सर, नहीं मैम, वंदे मातरम ठीक है, वो जिस दिन रखूंगी मैं टॉपिक में, उस दिन, हाँ मैं उस दिन सिविल एविएशन से बात करूंगी मैम। मुझे लगता है उस पर चर्चा की जरूरत नहीं, उस पर मंथन की जरूरत है। मैं आती हूँ, आप रुकिए तो मैं बताती हूँ। ठीक है, भाजपा एक देशद्रोही पार्टी है, भाजपा में जुमला चलता है, उनका आजादी, कोई योगदान आजादी में भाजपा वालों का नहीं था, ये सच्चाई है। और अभी जो देश में हालात है उस पे हालात को कंट्रोल करना चाहिए। यात्री, इंडिगो फ्लाइट इतना रद्द हो रहा है, यात्री रो रहे हैं, जनता परेशान है, भाड़ा बढ़ गया है फ्लाइट का, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ, मुझे एक चीज बताइए निधि जी, आपने वाकई बहुत अच्छी परेशानी बताई निधि जी, आपने अच्छी परेशानी बताई। आपने कितने पैसेंजर्स की हेल्प की, जरा ये भी बता दीजिएगा। एयरपोर्ट पे पहुंची थी क्या आप? एयरपोर्ट पे पहुंची मैम? पहुंची थी तो टीवी में चल रहा है, मीडिया में चल रहा है, हम नहीं, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप एयरपोर्ट पर पहुंचकर यात्रियों की आपने मदद की? मतलब आप वो परेशानी बता रही हैं, आप दिल से बहुत ज्यादा दुखी हैं, वाकई मैं समझ रही हूँ, मुझे दिख रहा है क्या बहुत परेशान है यात्रियों को देखते हुए। नहीं है, हम लोग का सरकार सुनता है, जितना हो सकता है उतना मदद किया हमने। क्या मदद किया? जिम्मेदारी सरकार
सरकार क्या की है। मदद? क्या सदन के बाहर हो सरकार की हल्ला? है, सरकार की है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मुद्दा से भटकाने के लिए जो देश में अभी त्रासदी हो रहा है उस पर ध्यान नहीं है, और सिर्फ मोदी जी मुद्दा से भटकाने के लिए नया नया काम। तो ये बात है कि जनता पे ध्यान दीजिए ना। जनता आज रो रही है महंगाई से, बेरोजगारी से, और आजादी की लड़ाई में भाजपा का कोई हाथ नहीं था। भाजपा को कोई मतलब नहीं है वंदे मातरम से, वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करती है। और कांग्रेस मैम, आपको दिक्कत नहीं है ना वंदे मातरम से? हम लोग आजादी की लड़ाई हम लोग आपको वंदे मातरम से दिक्कत नहीं है ना? हमको वंदे मातरम से क्यों दिक्कत होगा? ठीक है, ऑल राइट, मैं आऊंगी, अगला सवाल रखूंगे मैं अपना। लेकिन राजन साहब से भी एक सवाल। राजन जी, वंदे मातरम आज 150 साल जब पूरे हुए तो सदन में कार्रवाई रखी गई। अखिलेश यादव ने भी अपनी बात की, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वंदे मातरम गाने के लिए नहीं, निभाने के लिए है। योर रिएक्शन? बिल्कुल माननीय राष्ट्रीय कौन नहीं निभा रहा? यथार्थ है। आवाज आ रही मेरी? जी जी जी, यथार्थ है। बातें गाने की नहीं, निभाने की। निभाना और दिखाना चाहिए, निभाना और दिखना चाहिए। हाँ। आप एक चीज सवाल भारतीय जनता पार्टी से आज है, आप ये पूछ रहे जरा भारतीय जनता पार्टी क्या इसका जवाब दे पाएगी? अगर वंदे मातरम का विरोध बता रहे हैं ये, तो 1937 के बाद तो घोर विरोध करने लगे थे लोग। मुस्लिम लीग ने विरोध किया था वंदे मातरम का। जब मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का विरोध किया तो 1937 के बाद जब प्रांतीय राज्यों की सरकार बनी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो है प्रांतीय राज्य सरकार में वित्त मंत्री बने, फजल हक की सरकार में, और फजल हक की सरकार में वंदे मातरम का विरोध था, घोर विरोध था, क्योंकि मुस्लिम लोग विरोध करती थी। तो ये तो मुस्लिम लीग के साथ बैठ के सरकार चला रहे थे उस समय, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वित्त मंत्री थे। तो वंदे मातरम का असली विरोध तो भारतीय जनता पार्टी को लोग करते थे। तो जिनका इतिहास देश के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं है, जिनका श्वेत पत्र इनके पक्ष में नहीं है, तो इनको इसमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। ये लोग देश विरोधी, ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं, राष्ट्रवादी नहीं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र विरोधी। आज चर्चा इस पर होनी चाहिए, तो चर्चा तो होनी चाहिए कि बीएलओ की जान जा रही है SIR पर, चर्चा इस पर होनी चाहिए, डॉलर कहा जा रहा है, चर्चा इस पर होनी चाहिए। पुतिन जी, राजन जी मुझे बताइए, आप कह रहे हैं, आपके प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वंदे मातरम गाने से ज्यादा जरूरी निभाना है। अबू आजमी निभा रहे हैं क्या? अबू आजमी ने निभाया? आपके पार्टी के ही है ना? आप बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैंने जो सवाल आपसे किया पहले जरा सरकार नहीं, मैं कर रही हूँ सर, मैं तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो आंसर दे दीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सवाल किया, सरकार से जवाब आया, मैं अपनी बात का जवाब नहीं, मैं तुरंत अश्विनी जी के पास आऊंगी, मुझे जवाब दे दीजिए। दिक्कत इस बात की है कि सरकार से सवाल करने की हिम्मत आप लोगों में भी नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल करूंगी। अरे सर, आप हिम्मत दिखा रहे हैं, मैं हिम्मत दिखा रही हूँ। अरे मैं मुझसे बोलने तो दीजिए, आप तो भले बात का सवाल किया, जवाब सुन लीजिए। अभी इसी डिबेट में आप विपक्ष से पूछ रहे हैं कि आपने क्या मदद की इंडिगो फ्लाइट में करके। अरे चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी होती है देश के नागरिकों की मदद करना। नहीं सरकार इस्तीफा देते छोड़ दे, हम लोग मदद कर ही रहे। समाजवादी पार्टी के लोग, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे लोग जाकर के जो है एयरपोर्ट पर फंसे लोगों की मदद करने का काम किया है। उसके विजुअल से फोटो का मैं आपको भी दिखा दूं, मेरा दूसरा फोन में देख सकते हैं आप, जो हमारे लोगों ने काम किया। आप सरकार से सवाल पूछे, सरकार क्या व्यवस्था कर रही थी? आप विपक्ष से सवाल पूछते हैं। यही तो दिक्कत है मीडिया की, आप भले बचाने का काम करें दीदी जी, लेकिन सरकार बताइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे नहीं चला रहे? और मुस्लिम लीग वंदे मातरम का घोर विरोध करती थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार चला रहे थे। इसके असली विरोधी कौन है? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनके आज उनके वंशज इनकी चिंता कर रहे हैं। तो ये लोग जो है केवल ढोल पीटने वाले लोग हैं, इन लोगों को निभाना नहीं है। देश के लोग आज मर रहे हैं, किस तरह से मर रहे हैं, कितने बीएलओ मर गए आज, उनके लिए क्या किया सरकार ने? समाजवादी पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जो बीएलओ शहीद हुए, जो बीएलओ मरे, उनके परिजनों को हम लोगों ने आर्थिक मदद देने का काम किया। उनके परिजनों से मैंने पीड़ितों को साथ खड़े, लेकिन सरकार ने 1 रुपए की मदद करने का काम नहीं किया। आप पूछे सवाल इनसे। ठीक है सर, आपने अपनी बात रख ली। जब कुछ नहीं मिलता तो आप लोग फिर आ जाते हैं मीडिया पर कि मीडिया पूछने नहीं देती है और मीडिया सवाल भी नहीं पूछती है। दो चीजें आपका रहता है हमेशा। मैंने आपको ध्यानपूर्वक सुना भी, और अब आपका सवाल मैं अश्विनी जी की तरफ ट्रांसफर भी कर रही हूं। आप लोगों को अश्विनी जी कहा जा रहा है कि बीजेपी असली राष्ट्र विरोधी है और ये सब कुछ राष्ट्र विरोधी पार्टी कर रही है, और सभी पैनलिस्ट को आपने सुना, सबका जवाब भी दीजिएगा। लेकिन अच्छी बात राजन साहब, आप कह रहे थे कि आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से मदद की गई। इसका मैं खुद शुक्रिया करती हूं कि अगर जो पैसेंजर फंसे हैं आपने मदद की है तो बहुत अच्छी बात। ये सवाल मैंने निधि जी से इसलिए किया, आप लोग हो हल्ला खूब करते हैं लेकिन मदद के नाम पर कोई नहीं आता है। ठीक है अश्विनी जी, आती हूँ सर। आपने अबू आजमी पर भी जवाब नहीं दिया सर, अबू आजमी पर भी नहीं दिया। मैं तो आपका सवाल ट्रांसफर कर रही हूँ सर, मैंने हिम्मत दिखा दी सर। बीजेपी को जवाब दे दूंगा। हाँ ठीक है अश्विनी जी।
जी जी जी, देखिए राजनीतिक दलों में सरकार, पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से शुरू कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिक दलों में कई बार ऐसी होती थी, पहले सम्मिलित सरकारें होती थी और हिंदू महासभा ने उस समय थी, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की के पहले की बात बता रहा हूं मैं, तो उस समय इस्तीफा तो भी दे दिया था। किस कारण से दिया था, ये थोड़ा सा हमारे सपा के जो है मित्र, इसको भी एक बार थोड़ा सा गहन अध्ययन कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा कि क्यों इस्तीफा देकर उन्होंने सरकार का विरोध किया था, उसके क्या कारण थे। भाई हमने तो मिलकर जो है सरकार बनाई थी जम्मू कश्मीर में भी, लेकिन हमने उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश किया था, वो नहीं आने को तैयार हुई, उनकी सरकार को हमने खत्म कर दिया। और आज जो है देखिए किस तरीके से वहां बढ़िया चुनाव हुआ और शानदार चल रहा है, भले ही विपक्ष में बैठे हैं हम, लेकिन मुख्य धारा में उनको लाने की कोशिश की गई थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज आपने बहस रखा वंदे मातरम पर, वंदे मातरम पर बहस रखने के साथ पूरे देश में सदन में चर्चा हो रही है और यहां पर विपक्ष के पास न तर्क है, न तथ्य है और न कोई सबूत है। ये लोग तीनों लोग इंडिगो की बात कर रहे हैं, ये लोग देश के कुछ दूसरे चीजों की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वंदे मातरम का विरोध इनको करना है। इन्होंने वंदे मातरम का विरोध पुष्टिकरण के लिए करना है, तो ये उससे भागेंगे चर्चा से। अभी कांग्रेस की हमारी कोई साथी कह रही थी बीजेपी देशद्रोही पार्टी है। अच्छी बात है, आप लोगों ने देशद्रोही कहा है, लेकिन उस समय हमको सुनाई दिया, चाहे पूरे देश को, कि मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी के पास बड़ा पैसा था, कपड़े उनके पेरिस में धुलते थे, सिगरेट लेने सरकारी जहाज जाता था। उसके पहले पैसे कहां से आए थे? कहीं कोई रजवाड़े थे, कोई इसी राजा परिवार से ग्वालियर घराना था या मेवाड़ घराना था या कोई जो है काठियावाड़ घराना था या जयपुर का कोई दूसरा घराना था या जामनगर के राजा थे? कहां के थे? मुकदमा लड़ते थे अंग्रेजों का और एडमिना को हिंदुस्तान की चीजें बताते थे। ये देशभक्ति का नमूना था इनको जी। एक सेकंड मेरी भी बात सुन लीजिए, मुझे भी मौका दीजिए। अभी जैसे मोदी जी 10,000 करोड़ के जहाज पे और 10 लाख का सूट पहनते हैं, वो कहाँ से आ रहा है? अंग्रेजों का केस लड़ रहे हैं क्या? अंग्रेजों का जाके कहा अमेरिका में क्या कर रहे हैं मोदी जी? समय में मैंने नहीं रोका। देखिए नीतू जी, बहस सार्थक हो रही है तो बीच में पेट में किसी के दर्द न हो, हमारे सभी साथी हैं, सभी सम्मानित हैं। ठीक है, आती हूँ निधि जी, सुन लेते हैं पहले, मैम सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आ रही हूँ। मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा, तो थोड़ा सा नीतू जी इसमें बहस में थोड़ी सी पारदर्शिता रखी जाए। अश्विनी जी ठीक है, हाँ मैं आती हूँ निधि जी आपके पास। तो अभी जो जिस तरीके से वहां पर मैंने कहा, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये देश में जो भी पार्टियां आई, आज हिंदुस्तान में बदलाव दिख रहा है। कांग्रेस ने 56 साल तक शासन किया, सोना गिरवी रखा, रिजर्व नहीं था। सर जल्दी से मुझे आज महंगाई कहां रहती थी? चर्चा होती है हर जगह, लेकिन आज जो चर्चा है देशभक्ति से ओतप्रोत चर्चा सदन में हो रही है और सदन में विपक्ष का देश विरोध दिख रहा है, राष्ट्रगान के नाम पर, मोदी विरोध के नाम पर। क्यों? मैंने पहले एक सवाल उठाया, नीतू जी एक लाइन बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा, कि मैंने पहले भी सवाल उठाया कि मुस्लिम हमारे जो शहीद हुए, हंसकर फांसी पर लटक गए, वो इसको गाते थे, आज क्यों दिक्कत? वर्क साहब ने क्या कहा था? वर्क साहब का भी याद करिए कि हम नहीं गाएंगे। क्यों नहीं गाएंगे भाई? हिंदुस्तान का खाते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान पालता है तुमको, और हिंदुस्तान का राष्ट्रगीत नहीं गाओगे? आजमी जी का नाम आपने 2 बार 3 बार लिया, उनसे पूछा जाए क्यों नहीं गाते हैं भाई? ठीक है, तो ये लोग एक ओवैसी हैं, वो भी नहीं गाते हैं, वो जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं हिंदुस्तान की सदन में। मैं ठीक है निधि जी मुझे ये बताइए, तो जो ये देश में आदेश आ रहा है कि राष्ट्रगीत स्कूलों में गाया जाना चाहिए, इससे तकलीफ आपको, आपकी पार्टी को? राष्ट्रगीत स्कूलों में गाया जाना चाहिए और गाया जाता है। हाँ। ये कोई नई बात नहीं है, गाया जाता है। नहीं, लेकिन विरोध के सुर अभी भी सुनाई देते हैं। हाँ। लेकिन अभी जो देश में चल रहा है हाहाकार, जो लोग परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, नहीं तो हाहाकार चल रहा है तो राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे क्या? तो हम लोग राष्ट्रगीत तो सबका है, राष्ट्रभक्ति तो सबका है। तो ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि स्कूलों में अगर अनिवार्य कर दिया जाएगा तो ये अच्छा नहीं होगा? मेन मुद्दों से भटकाने के लिए तरह तरह का मोदी जी जुमला करते हैं। स्कूलों में देशभक्ति गीत बजता ही बजता है, हमको भी याद है, हम भी बचपन से देशभक्ति गीत सुन के ही बड़े हुए हैं और गा के ही बड़े हुए हैं। लेकिन
हम तो ये कहते हैं कि सिर्फ मेन मुद्दा से भटकाने के लिए ना ये महंगाई कम कर पा रहे हैं, ना ये बेरोजगारी दूर कर पा रहे हैं। हाहाकार हो रहा है एयरपोर्ट पे, रेलवे में हाहाकार है, हर जगह लोग बीमार है, परेशान है। और सिर्फ कुछ अरे देशभक्त तो हम लोग खून में है देशभक्ति। हम लोग आजादी की लड़ाई में लड़े हैं, आजादी की लड़ाई। ये लोग तो अंग्रेज का साथ देते थे, ये लोग तो अंग्रेजों को गुलाम करते थे, आरएसएस वाले। ये लोग क्या जानेंगे भाजपा वाले। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, देश का अपमान करते हैं। राहुल गांधी सच्चा देशभक्त है। राहुल गांधी के ब्लड में देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, क्योंकि उनके पूर्वज आजादी की लड़ाई लड़े हैं, आरएसएस की तरह जाकर नहीं। तो देश की संस्कृति ये है क्या कि आप बाहर जाके बदनाम करें विदेश की धरती पर? बदनाम राहुल गांधी नहीं करते हैं। राहुल गांधी जी बदनाम नहीं करते हैं। राहुल गांधी रखते हैं, बात करते हैं, तथ्य रखते हैं, बात करते हैं। और अपनी बात कहना कोई बदनामी नहीं है। अगर कोई फोरम पे कोई बात हो रही है और अगर बात है तो वो कहना बदनामी नहीं है। जो बात है, मोदी सरकार तो हर चीज में, ये तो विदेश नीति में भी फ्लॉप है, ये महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई काम नहीं करती है। और सिर्फ यही सब कभी कुछ। लेकिन हम ये कह देना चाहते हैं कि देशभक्ति हमारे खून में, कांग्रेसियों के खून में देशभक्ति है। भाजपा वाले तो अंग्रेजों के गुलाम थे, गुलामी करते थे अंग्रेजों के। चलिए मैं आती हूँ आपके पास। राहुल जी, तो देश में ये विरोध वाले सुर क्यों सुनाई दे रहे हैं? आखिर वो लोग कौन है जो जब भी ये आदेश आता है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कि राष्ट्रगीत अनिवार्य होना चाहिए स्कूल में, तो यहाँ पर कई ऐसी पार्टियां खड़ी हो जाती हैं जो इसका विरोध करती हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में कि जब राष्ट्रगीत की कोई नोटिफिकेशन आता है तो कुछ पार्टियां विरोध में खड़ी हो जाती हैं। जब इस देश का बंटवारा हो गया, जिन लोगों को हिंदुस्तान नहीं पसंद था वो पाकिस्तान चले गए, बांग्लादेश चले गए। जो रह गए उनको हिंदुस्तान पसंद था ना, हिंदुस्तान की संस्कृति पसंद थी ना। जब हिंदुस्तान का राष्ट्रगीत भी पसंद है, राष्ट्रगान भी पसंद होगा उनको, तो ये तो तब था ना। या अब आके विरोध के सुर फूटने लगे हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टियों की नासमझी है, वो आग से खेलने की कोशिश करती हैं कि आप एक समुदाय को ये बढ़ावा देते हैं कि वो राष्ट्रगीत गाएं या नहीं गाएं। ये मैंडेटरी होना चाहिए, गाया जाना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजन जी ने बात की श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृषक पार्टी में रहे, उनके साथ सरकार बनाई बंगाल में, लेकिन और वित्त मंत्री बने, उन्होंने सही बात कही। लेकिन जब मुस्लिम लीग ने वहां द्विराष्ट्र की बात की तो उन्होंने वो भी दिया, इस्तीफा दिया। ये भी तो समझ में आना चाहिए। और जब पूरे बंगाल को मांगा मुस्लिम लीग ने कि पूरा बंगाल पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए, तो सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि हिंदू बाहुल्य जो क्षेत्र हैं वो भारत के साथ जाएंगे, वो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। इस तथ्य को क्यों कोई कैसे नकार सकता है? तो जो तथ्य हैं उन पे बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बात आज आप कर रही हैं वंदे मातरम की, नीतू जी। मैं आती हूँ चर्चा हो जाती है, बीएलओ पे हो जाती है, और वो फ्लाइट पे चर्चा हो जाती है, यात्रियों पे चर्चा हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जिस विषय पे चर्चा है वहां गहन चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी चीज देखिए, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर आप वंदे मातरम का विरोध करते हैं तो ये सही नहीं होगा इस देश के लिए। इस देश के जो वीर थे, अगर जो आप जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि आजादी की लड़ाई में इनका सबसे बड़ा हाथ है और सबसे बड़ा योगदान है, तो सबसे बड़ा योगदान अगर जो है तो जो वो आजादी के दीवाने थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान गंवा रहे थे या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, वो सब वंदे मातरम को गाते थे। तो उनका तो कम से कम सम्मान रखिए ना। जब वो वंदे मातरम गा रहे थे, जिनको आप पूर्वज बोल रहे हैं और बोलते हैं और आप क्लेम करते हैं कि बस हमने ही लड़ी आजादी की लड़ाई, तो उनका सम्मान करते हुए गाना शुरू कर दीजिए। अपनी पार्टी में चलिए, स्कूल में नहीं गवा पाएंगे आप, पार्टी में लागू कर दीजिए कि हर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब वंदे मातरम गाएंगे। क्योंकि जब ये भारत का विभाजन हुआ था तो ये भी तय था कि इस देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम होगा और वंदे मातरम को गाया जाएगा। जब ये चीज तय थी तो आज इस चीज पे डिबेट क्यों हो रही है कि गाया जाना चाहिए या नहीं गाया जाना चाहिए, और ये काट छाट की बात आई कहां से? ठीक है, सुमित जी आंसर दीजिए। राष्ट्रगीत स्कूलों में जब ये कहा जाता है अनिवार्य है, तो विरोध के सुर क्यों सुनाई देते हैं देश में? नीतू जी, कहाँ विरोध हो रहा है? स्कूलों में कहाँ विरोध हो रहा है? आपको कहीं विरोध नजर आया बंगाल में? बिल्कुल सर, उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में ये फैसला आया था योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कि स्कूल में वंदे मातरम। आप लोग इस चीज को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? क्यों आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं? कौन आग लगाने की कोशिश कर रहा है सर? हम तो सवाल पूछ रहे हैं सर, कौन आग लगाने की कोशिश कर रहा है? आग एक्चुअली कौन लगा रहा है, मुझे ये बताइए ना।
भाजपा प्लस गोदी मीडिया, भाजपा प्लस गोदी मीडिया, भाजपा प्लस गोदी मीडिया, ये भी क्लियर करिए। स्थिति का कहाँ विरोध हुआ मुझे बताइए। बंगाल में जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख नहीं सर, आप लोग महमूद मदनी कहते हैं कि वंदे मातरम मरी हुई कौम गाती है। अब बोलिए ना सर। तो भाजपा क्यों चुप बैठी थी? केंद्र में कौन है, सत्ता में कौन बैठा, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? मैंने सवाल आपसे कहा, आप उस पार्टी की नहीं है, मैं ये नहीं कह रही। कार्रवाई, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। विपक्ष थोड़ा ना कार्रवाई करेगा भाई, मदनी के खिलाफ आप कार्रवाई करिए। क्यों नहीं कार्रवाई करते? क्योंकि हमें उनके वोट चाहिए, हमें लोगों को डराना है, हमें धमकाना है। ओवैसी साहब को क्यों छोड़ा हुआ है? ओवैसी साहब कुछ भी कहते रहते हैं, उसके बावजूद भी ओवैसी साहब को प्रोटेक्शन दी जाती है। केंद्र सरकार उन्हें प्रोटेक्शन देती है, रेड प्लस सुरक्षा दे देती है। क्यों भाई, क्यों? इसलिए कि आप विरोध करते हैं और रेड प्लस सुरक्षा देते हैं। तो ये इनकी करनी और कथनी में अंतर है। विरोध कहीं नहीं हो रहा, कोई विपक्ष किसी भी तरीके का वंदे मातरम के ऊपर कोई विरोध नहीं कर रहा। पर भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके बंगाल में चुनाव है इसे दिखा करके। आज मुझे एक बात बताइए, विरोध प्रदर्शन अगर दिखाना ही है, जो आपने एक बात करी थी कि बंगाल में 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग ईंट लेकर के आके शिलान्यास हो गया, तो उसकी मैं आपको सच्चाई बता दूं, वो भारतीय जनता पार्टी का संयोजित प्रोग्राम था, जिसमें आपके जो हुमायूं कबीर जो विधायक थे, पूर्व विधायक जो पार्टी से निकाल दिया गया, बेकार इंसान, और प्लस भाजपा, इन दोनों की मिली भगत की तरफ से वहां पे पब्लिक इकट्ठा हुई, जिसमें हिंदू लोगों ने भी ईंट उठा करके लगाई। और बकायदा मैं उसकी फोटो दे सकता हूँ सबूत के साथ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हुमायूं कबीर को टीएमसी ने निकाल दिया, ठीक है, आई अंडरस्टूड। हुमायूं कबीर, सर मैं आती हूँ, अश्विनी जी आती हूँ, एक मिनट। हुमायूं कबीर को टीएमसी ने बाहर का रास्ता कर दिया, जिस कार्रवाई होगी, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए, स्टेट में चीफ मिनिस्टर आपका, पार्टी आपकी, पुलिस आपकी, आप लोगों की तरफ से एक्शन सिर्फ पार्टी से निकालने का था, या आप लोगों की तरफ से स्टेट में भी एक्शन होना चाहिए कि इस तरह से अगर आप लोग चाहते कि नहीं भाई नहीं बननी चाहिए मस्जिद, तो कोई कार्रवाई और होती कि सिर्फ पार्टी से बाहर करना ही बस ये कार्रवाई है? मैं उत्तर प्रदेश का एग्जांपल दूं सर, एक उत्तर प्रदेश में जब भी माफिया पकड़ा जाता है ना, फिर आप लोग कहेंगे आप लोग फलाना बातें करेंगे। नहीं, उत्तर प्रदेश में जब भी कोई माफिया पकड़ा जाता है ना सर, उसकी संपत्ति कुर्क होती है, बुलडोजर वाला एक्शन आप लोग देखने को आप देखते हैं, बुलडोजर चला के उसे मार दिया गया। कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। आज देखिए बंगाल के अंदर जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो उस चीज को गलत कह रहे हैं कि बाबर के ही नाम से क्यों मस्जिद, क्यों बाबर के नाम से मस्जिद? आप स्कूल का नाम रख सकते थे, बाबर के ही नाम से क्यों मस्जिद? वहां पे मुस्लिम भी विरोध कर रहा है इस चीज का, ऐसा नहीं है। पर जिस तरीके से खेल खेलना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी, उसके कंधे पर बंदूक रख के वो ये खेल होते नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वंदे मातरम उठा लो। अब एक चीज वंदे मातरम आई, अब इसके बाद आ जाएगा नया कोई एक और वर्ड आ जाएगा जिसपे कि साहब ये विपक्ष वाले विरोध कर रहे हैं, और मीडिया उसी चीज को लेकर के सुबह से लेकर शाम तक डिबेट में चालू कर देगा। क्यों भाई, क्यों? आज हम लोग अगर विकास के ऊपर बात करें, रोजगार के ऊपर बात करें, जब राष्ट्रगीत का है तो सवाल पूछेंगे के लिए वो उसके ऊपर बात नहीं करें। झंडा वालियान वाला मंदिर तोड़ दिया गया, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही कि जिस तरीके से मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा गया है, जंजीरों से बांध करके उठाया गया, उसके ऊपर कोई बहस नहीं होती। क्यों? वो मंदिर नहीं था, मंदिर तोड़ दिया गया। वो मंदिर बाबर के लोगों ने तोड़ा है, वो विपक्ष के लोगों ने तोड़ा। बड़ी गलत बात है। हम लोग बड़े शर्म आती है कि हम लोगों ने मंदिर तोड़ दिया, बड़े शर्म की बात। ठीक है, एक बार भी आपने नहीं पूछा कि झंडा वालियान मंदिर तोड़ा, किसने तोड़ा? सरकार आज किसकी है? देश में प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं, मंदिरों के लिए कहते हैं, मंदिरों की बात सर, मेरे दूसरे केस भी है सर, वो भी मैं आऊंगी आपके पास आगे भी, अभी है वक्त। राजन साहब, उत्तर प्रदेश में अगर ये सरकार की तरफ से आदेश आता है कि स्कूलों में राष्ट्रगीत अनिवार्य होना चाहिए, तो आखिर विरोध क्यों? और आपका क्या मानना है? नहीं, मैं राजन साहब से ले लेती हूँ आंसर, प्लीज। आरपी राजन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आ रही, जी बोले। हाँ, सवाल मेरा सर ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में राष्ट्रगीत को लेकर कहा था कि स्कूलों में इसे बजाया जाना चाहिए, गाया जाना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में ही कई ऐसे संगठन थे जिन्होंने विरोध इसका शुरू कर दिया, और राष्ट्रगीत को लेकर आपकी पार्टी के अबू आजमी ने भी कई बार कहा है कि भले मुझे यहाँ मार दो, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। वंदे मातरम जरूरी नहीं है, जब ये देशभक्ति गीत है, राष्ट्रगीत है, तो इस पर सवाल क्यों सर? देखिए जी, मुझे लगता है कि जब उत्तर प्रदेश में आदेश हुआ तो सभी विद्यालयों में गाया जा रहा है, और आज से इनके आदेश करने से नहीं हो जाता। हम लोग जब विद्यालय में पढ़े तब भी वंदे मातरम गाया जाता था। हम लोग तो छोटे समय याद है, कक्षा 6 से हमें याद है कि तब से वंदे मातरम हम लोग पढ़ाई के बाद गाया जाता था।
स्कूलों में प्रेयर के बाद वंदे मातरम होता था, आज भी गाया जा रहा, कहीं कोई विरोध नहीं। लेकिन आपको और भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की बातें करना है, क्योंकि है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कहा कि वंदे मातरम गाने की नहीं, निभाने की जरूरत है। निभाने का तात्पर्य यह होता है कि वंदे मातरम गाकर जिन लोगों ने देश के आजादी में जो है अपनी कुर्बानी दे दी थी, इसीलिए कुर्बानी दे दी, देश के लोग भूखे न मरे, देश के लोग तड़पे नहीं, देश के लोग परेशान न हो। तो जब देश के लोग परेशान होते, चाहे एयरपोर्ट पे हो, चाहे फ्लाइट पे हो, चाहे रोड पर हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे बीएलओ हो, तो उनकी मदद करना सबसे बड़ा वंदे मातरम गाने का, निभाने का यही तरीका है कि उनकी मदद होनी चाहिए। लेकिन भाजपा के नहीं, इस पे विषय नहीं, इस विषय पर बात नहीं होगी, नहीं इस विषय पर बात नहीं। अरे भाई, देश के लोग नहीं है क्या? वो देश के क्या वो नागरिक नहीं है? जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, क्या वो देश के नागरिक नहीं? उनकी मदद नहीं होनी चाहिए? असली वंदे मातरम निभाने का मतलब यही है कि देश के एक एक नागरिकों की मदद होनी चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की होती है, ना कि विपक्ष की होती है। सवाल हम विपक्ष से तो कर लेते हैं कि आपने क्या मदद की, सरकार को इसकी मदद करनी चाहिए। और दूसरी चीज, अभी अश्विनी भाई ने बड़ी साफ गोई से जो है कह दिया, और इसकी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा क्यों दे दिया तो भी जान लेना चाहिए। वो सारे तथ्य सबने पढ़े हैं, सबको पता है। पहले आप सरकार चला लो, पूरी सरकार चलाने के बाद जब सरकार में आपकी ना बने तो आप कह दो कि विभाजन की बात। अरे तो पहले तो पता था विभाजन के साथ कौन है? जब पता था कि मुस्लिम लीग और जिन्ना जो है वंदे मातरम के विरोधी है, तो आपने सरकार क्यों बनाई? आपने सरकार बनाते हो, सरकार चलाते हो, उसके बाद जब नहीं बनती है तो आप सरकार से इस्तीफा दे देते हो। और आप बात करते तथ्यों के तर्क की, तो सही बात तो ये है, तो जिनके जो वारिस हैं ये लोग, जिन लोगों ने विरोध किया वो असली विरोधी थे। भारतीय जनता पार्टी के असली विरोधी तो वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। उस पर बात सही नहीं आएगा। इस देश में वाजिब मुद्दों पर बात होने की आवश्यकता है। सही बात वंदे मातरम को निभाना चाहिए। वंदे मातरम निभेगा तब जब देश के लोगों के, फंसे हुए लोगों के, जो लोग परेशानी में उनकी मदद होगी, तब देश में वंदे मातरम निभाया जाएगा। जी ठीक है, अश्विनी जी। जी देखिए, अभी हमारे मित्र राजन जी जो बोल रहे हैं, संविधान सभा में जब ये बहस छिड़ी तो राजेंद्र बाबू भी उसमें थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को बराबर का महत्व मिलेगा। तो संविधान सभा का फैसला था, उसको गाया भी जाएगा और निभाया भी जाएगा। और अच्छी बात है, राजन जी ने कहा कि हम लोग गाते बड़े हुए हैं। तो भाई, अगर आप गाते हुए बड़े हुए हैं, राहुल तालान जी गाते हुए बड़े हुए हैं, नीतू जी, मैं, हमारे सुमित भाई, सब लोग गाते हुए बड़े हुए हैं, तो अबू आजमी जी को क्या दिक्कत है? क्यों नहीं गा रहे हैं भाई? वर्क साहब को क्या दिक्कत है? ये तो समाजवादी लोग हैं, इनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्या दिक्कत थी कि उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में जब सिंहासन हिलने लगता है तो इनको सांप्रदायिकता की याद आती है। तो वंदे मातरम सांप्रदायिक है, ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तमगा दे रहे हैं। तो भाई, अब ये सोचने का विषय है कि आपको क्या सोचना है। आप देश के साथ जा रहे हैं, संविधान के साथ जा रहे हैं, या उसका विरोध करने वाले अबू आजमी और वर्की जी के साथ जा रहे हैं? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। संविधान सभा की बात मैंने बोली। दूसरी बात, अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी, वो बार बार महंगाई और इंडिगो पर लगता है उनका जो है पैसा वैसा फंसा होगा, बता दीजिए उनको तो जो है जल्दी मिल जाएगा पैसा, 24 घंटे। जी, महंगाई 2004 से 14 तक सरकार थी, एवरेज महंगाई जो है 8.1% थी, और 14 से 25 तक अगर औसत महंगाई निकाला जाए तो 5% की है। ठीक, हाँ बोलिए। औसत महंगाई निकाला जाए तो 5% है, तो महंगाई बढ़ने की बात करते हैं। भाई, किसी भी मुद्दे पर आप लोग बहस पर नहीं जीतेंगे। हाँ, कुतर्क में अलग बात है कि क्या कर सकते हैं। देश बार बार मैंने पूछा बहुत स्पष्ट रूप से, आजादी की लड़ाई में किस गांधी परिवार के सदस्य को एक जीवन की सजा हुई है? ठीक है सर, नहीं बता पाएगा कोई, नहीं बता पाएगा। लेकिन आजादी की लड़ाई गांधी परिवार ने लड़ी है, ये तो झंडा लेकर राहुल गांधी भी कहते हैं, और यहां पर बैठी हुई हमारी महिला जो है प्रवक्ता भी कह रही हैं। ठीक है सर। दूसरी तरफ आइए कि हिंदुस्तान में अगर आज नहीं कल, जब राष्ट्रगीत के लिए नेहरू जी पत्र लिखते हैं और जिन्ना ने लखनऊ के उसमें विरोध किया वहां से, तो नेहरू जी को विरोध करना चाहिए ना। नेहरू जी क्यों झुके? ठीक है अश्विनी जी, समय की कमी है, मैं लास्ट कमेंट भी ले लेती हूँ बाकी पैनलिस्ट से। राहुल जी, ये बहुत अजीब विडंबना है कि हम आज इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि वंदे मातरम का समर्थन होना चाहिए, या फिर विरोध में जो लोग हैं वो क्यों विरोध कर रहे हैं। तो ये स्थिति आ गई है, जब एक वक्त ऐसा था कि देश की आजादी के लिए जो बलिदान था, उस बलिदान को हर कोई याद करता है, लेकिन आज स्थिति ऐसी आ चुकी है कि वंदे मातरम पर घमासान मचा हुआ है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में कि आप एक तरफ तो आजादी की बात करते हैं और दूसरी तरफ उस आजादी के जो लड़ाई लड़ रहे थे उनको ऊर्जा देने का काम वंदे मातरम ने किया,
और वो जो सैक्रिफाइस उन लोगों ने किया इस गाने के साथ, वंदे मातरम बोल के जो उन्होंने सैक्रिफाइस किए, उनको आप अचानक से कमतर कर देते हैं किसी एक समुदाय के लिए, किसी वोट के लिए, और फिर आप ना तरह तरह के कुतर्क देते हैं कि इन्होंने नहीं गाया, आप इनके साथ क्यों थे या क्यों नहीं थे। कम से कम आप उनकी इज्जत करिए। वो कौन थे जिन्होंने अपनी जान दी, जो भूखे रहे, अंग्रेजों के अत्याचार सहे और इस देश को बचाए रखा, आजादी की लड़ाई लड़ी, उनका तो सम्मान करिए। बस मैं छोटा सा रिएक्शन राजन साहब से वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्होंने वंदे मातरम गाया। जाते जाते ये भी बता दीजिएगा कि निभाना कैसे है। देखिए, मैंने पहले ही कहा और मेरे डिबेट में भी साथी जो बोल रहे थे हमारे की जो है जिन्होंने कुर्बानी दे दी, उनकी बातें मानने, उनके लिए ही समझ करे, बार बार उसी बात को आप रिपीट कर रहे हैं। आप सरकार का समर्थन कर सकते हैं, सरकार जो कहे समर्थन। आज अगर बात 150 साल बाद अगर देश में बात हो रही है तो क्यों बात हो रही है लगातार? अगर बात निभाया नहीं जा रहा तभी तो बात हो रही है ना। अब गाने से मैंने तो नहीं होगा ना, मैंने पहले भी कहा ना, देश के लोगों की मदद, देश की खुशहाली के लिए, देश के अमन चैन के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का, अपने अपनी बात रखी बारी बारी से। तो कुल मिलाकर वंदे मातरम पर घमासान मचा हुआ दिखाई दे रहा है, आपातकाल पर सवाल किए गए, और अब ऐसे में यही देखना है कि आने वाले वक्त में वंदे मातरम को लेकर किस तरह के विरोध सुनाई देंगे। लेकिन इस वक्त यही है, देश अपना है, देशभक्ति अपनी है, राष्ट्रगीत अपना है, राष्ट्रगान अपना है, और सभी को इस सुर में एक सुर मिलाकर चलना चाहिए, देश का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ इस चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।